हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। इवन फिजिकल केमिस्ट्री का भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर हम लोग इस बुक के अंदर जो नाम दिया जाता है वो ये है सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन को बना सकते हैं, सॉल्यूशन के अंदर और कितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं या फिर उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरीके से सॉल्यूशन अपना बिहेवियर शो करता है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम और नीट या फिर जेईई एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और हम कितना एडवांस लेवल तक सॉल्यूशन को पढ़ सकते हैं, राइट। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप पूरी ये वीडियो सीरीज़ देखना, इस पूरे सॉल्यूशन सीरीज़ को देखना, आपके सारे के सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिस ना करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है। पूरा जो चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है, वो सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग पहले ये डिफाइन कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। देखें, सॉल्यूशन हमारे पास में एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार के लिए ये समझ के चलना, क्योंकि हम लोग उस तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के लिए, बट हाँ एक बार आप लोग ये याद रखें कि होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं सॉल्यूशंस, ठीक, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन आर, या फिर हम लोग सॉल्यूशंस बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर कंटेनिंग, होमोजेनियस मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। एंड हम इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास में दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो हमारे पास में क्या होता है बताओ, सोल्यूट होता है, एक हमारे पास में होता है सॉल्वेंट, ठीक। देखिए सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है और हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो सोल्यूट की तरह वर्क कर रहा है और कौन सा कंपोनेंट जो है वो हमारे पास में सोल्यूट या सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है, राइट। ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के। सबसे पहला तो हम लोग ये देख रहे हैं कि देखो ध्यान से, सोल्यूट का मतलब क्या होता है और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। इसको एक जनरल टर्म्स में आप लोग समझने की ट्राई करें कि सोल्यूट तो होता है जो खुद डिजोल्व होता है, एंड सॉल्वेंट जो होता है वो खुद डिजोल्व करता है, दूसरों को डिजोल्व करता है, ये हम बोल सकते हैं। जो खुद डिजोल्व होता है किसी दूसरे के अंदर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग नाम देते हैं सोल्यूट। और जो दूसरों को खुद के अंदर डिजोल्व करता है वो क्या होगा, वो होता है सॉल्वेंट। अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सोल्यूट कौन सा होता है और सॉल्वेंट कौन सा होता है। कुछ हम लोग केसेस में ये बोल सकते हैं, कुछ केसेस में हम लोग देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शुगर सॉल्यूशन, तो हम शुगर सॉल्यूशन में ये देख करके बता सकते हैं कि जो पानी है वो एज अ सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, एंड जो ग्लूकोज है या फिर जो शुगर है ना, वो किसकी तरह वर्क करेगी, एज अ सोल्यूट की तरह वर्क करेगी, क्योंकि पानी के अंदर शुगर घुलती है, शुगर के अंदर पानी नहीं घुलता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देख करके बता सकते हैं। तो इसको हम लोग एक टिपिकल लैंग्वेज में हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर एक टिपिकल जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है। तो देखें ध्यान से, इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो मेथड आता है हमारे पास में कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, हमारे पास में जो सॉल्यूशन बन जाता है, जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है, उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो जिससे सिमिलर होगी वही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है, हम इसमें एक टर्म और यूज़ करते हैं, वो होता है हमारे पास में क्वांटिटी, कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट होगा। लेकिन ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो हम लोग बहुत जगह अलग अलग यूज़ करेंगे। कभी हम लोग फिजिकल स्टेट्स देखेंगे एंड कभी हम लोग क्या देखेंगे, अमाउंट देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखिए एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास में मान लो कि हमने 100 ग्राम क्या ले रखा है, हमने शुगर ले रखी है। अगर हमने 100 ग्राम शुगर लिए और इसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, 100 ग्राम शुगर के अंदर 1 लीटर वाटर डाल रहे हैं, ठीक। तो देखो शुगर, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड
और वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद में जो शुगर का सॉल्यूशन बनेगा उसकी भी फिजिकल स्टेट क्या आएगी, लिक्विड आएगी। ठीक, तो हम लोग ये देखो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट सिमिलर होती है किसके, जो फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल सॉल्यूशन बनने वाला है उससे, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो अमाउंट में ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो अमाउंट में कम होगा वो सोल्यूट होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि वाटर जो होगा वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो वर्क कर रहा है सॉल्वेंट की तरह, और जो शुगर है वो किसकी तरह वर्क कर रही है, सोल्यूट की तरह वर्क कर रही है। सारी बात सुनो, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ लाइन्स लिख सकते हैं, या फिर चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम लोग एक लाइन लिख लेंगे। देखिए, एक हमारे पास में है एग्जाम्पल, मान लो कि हम लोगों ने 100 ml तो ले रखा है हम लोगों ने इथेनॉल, एंड हम लोगों ने 500 ml या फिर 1 लीटर ले लेते हैं, चलो 1 लीटर ले रखा है हम लोगों ने वाटर, और ये यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन बनेगा। अब देखें, अगर हम इन सब की फिजिकल स्टेट देखें तो इथेनॉल भी आपको लिक्विड स्टेट में दिखेगा, ये भी आपको लिक्विड स्टेट में दिखेगा, और ये भी आपको लिक्विड स्टेट में दिखेगा। इस कंडीशन में आप लोग फिजिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते कि हम लोग फिजिकल स्टेट, जो सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट आएगी उसको देख करके हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। इस कंडीशन में आप लोग ये नहीं कर सकते। इस कंडीशन में फिर तो आपको अमाउंट को ही देखना पड़ेगा। अमाउंट अगर इथेनॉल की ज़्यादा है तो वाटर इथेनॉल में डिजॉल्व होगा, अगर अमाउंट वाटर की ज़्यादा है तो इथेनॉल वाटर में डिजॉल्व होगा, राइट। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे इथेनॉल अभी किस तरह वर्क कर रहा है, इथेनॉल अभी एज ए सोल्यूट वर्क कर रहा है, और यहाँ पे जो वाटर है वो एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, राइट। अगर मैं यहीं कुछ वैल्यूज़ को चेंज कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लीटर क्या ले लूँ, इथेनॉल ले लूँ, 1 लीटर इथेनॉल प्लस अगर मैं 100 ml वाटर डाल दूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर है H2 और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, एंड तीनों के तीनों लिक्विड स्टेट में है। इस कंडीशन में हम लोग ये नहीं बोल सकते, इस कंडीशन में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वाटर एज ए सॉल्वेंट वर्क करेगा। यहाँ पे वाटर क्यों, क्योंकि उसकी अमाउंट कम है एज कम्पेयर टू इथेनॉल, तो यहाँ पे इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट वर्क करेगा, जबकि वाटर किसकी तरह वर्क करेगा, सोल्यूट की तरह वर्क करेगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर इन दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग होती तब हम अमाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे। हम दोनों क्राइटेरिया, मतलब जो दोनों हमारे पास में कंडीशंस हैं उनमें से किसी एक को अप्लाई करेंगे। या तो हम लोग फिजिकल स्टेट चेक करेंगे, या फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे भाई नंबर चेक करेंगे, अमाउंट, या फिर हम बोल सकते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट और जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, इसको आप लोग नोट करो। अभी जगह पूरी भर चुकी है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और, या चलो मैं 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ आपको इसी के अंदर। अगर हम बात करें, देखो पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन का, सपोज हमारे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोगों के पास में क्या है, मान लो 1000 ग्राम क्या है सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, 1000 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास में। इस 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 2 चीज़ें मिलेगी हमें, एक तो सोल्यूट मिलेगा और एक सॉल्वेंट मिलेगा। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, फिर तो वो सॉल्यूशन नहीं बन सकता। अगर हम इस पूरे सॉल्यूशन का वेट कंसीडर करते हैं W ग्राम, इस पूरे सॉल्यूशन का वेट कंसीडर करते हैं W ग्राम, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, क्योंकि देखो भाई सॉल्यूशन बनाना होता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिए जाते हैं। हम कुछ अमाउंट सॉल्यूट की डालते हैं, कुछ अमाउंट सॉल्वेंट की डालते हैं, दोनों को मिलाते हैं और क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसका हम लोगों ने वेट कंसीडर किया है W ग्राम, इसका वेट हम लोगों ने कंसीडर किया है W1 ग्राम, और इसका हम लोगों ने वेट कंसीडर किया है W2 ग्राम। देखना ध्यान से, हमेशा W इज इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2, यानी वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो आप सोल्यूट को सॉल्यूशन से माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब एक और चीज़, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में मोल फ्रैक्शंस पढ़ रखे हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है,
जैसे मान लो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। जो ब्रॉडर, अगर हम एरिया की ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। हो सकता है कि सोल्यूट, 2 सोल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, वो अलग की बात है, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। बट हाल फिलहाल अगर हम ये बात करें कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, फर्स्ट इज सोल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो किसके इक्वल होंगे? वो 1 के इक्वल होंगे, क्योंकि एक पूरे के पूरे एक कंटेनर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका सबका मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगा? वो 1 के इक्वल आता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अभी तो जगह चली गई है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है, आपके पास में सोल्यूट प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे? सोल्यूट को 1 से माइनस कर देंगे। अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है तो सोल्यूट से क्या कर दोगे? 1 से माइनस कर दोगे। अगर सोल्यूट निकालना है तो सॉल्वेंट को 1 से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप लोग, ये थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। 2 टाइप से हम, 2 तरीके क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब देखो, सॉल्यूशन जो होता है 2 चीज़ों को ऐड करने से बनता है। एक तो सोल्यूट ऐड करने से, एक सॉल्वेंट ऐड करने से। सोल्यूट क्या होता है? जो डिजोल्व होता है, किस में डिजोल्व होगा? सॉल्वेंट में। जब दोनों डिजोल्व हो जाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कैसा है, कौन सा है? सॉल्वेंट वो होगा या जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी, हम लोग उससे मैच कर लेंगे कि जो हमारे पास में सोल्यूट और सॉल्वेंट है, या जो हमने डाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सॉल्यूशन लिक्विड आ रहा है, हमने पानी यूज़ किया है, इसका मतलब पानी लिक्विड है, तो वो एज ए सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। लेकिन हम यहाँ पे अमाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे, अमाउंट के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर फिजिकल स्टेट सबकी सेम है, फिर हम फिजिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते। उस जगह हम लोग अमाउंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। फिर हम लोग ये चेक करते हैं कि अच्छा, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी अमाउंट कम होगी वो सोल्यूट होगा। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप ध्यान रखो, इसको आप नोट करो। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं और देखते हैं, इसका एक और छोटा सा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर में एंटर नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिक देख रहे हैं, जो कि हम लोग वैसे आपको पता भी होगा, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको पता हो गया। अब हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इवन इस चैप्टर में। एंड आपने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जगह यूज़ किया होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले वेपर प्रेशर को देखने वाले हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं वेपर प्रेशर पे। कॉपी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से जो बनता है वो सॉल्यूशन होता है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि मतलब ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सॉल्वेंट कौन सा होता है। तो इसकी मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ, जो कि आप लोग थ्योरी के अंदर लिख सकते हो। देखो, सॉल्वेंट क्या होता है, हम लोग सॉल्वेंट के लिए क्या लाइन लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन larger amount and has same physical state as that of the final solution। ठीक, मतलब कि एक तो ऐसा मतलब जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो एक तो सॉल्वेंट होगा। दूसरा, अगर हम अमाउंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग फिजिकल स्टेट देखेंगे। जो फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट आएगी, बस वही हमारे पास में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट आएगी। आ रही बात समझ? चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में 2 टाइप के सॉल्यूशंस आएंगे। एक तो हमारे पास में लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक हमारे पास में क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कई बार एक्वस सॉल्यूशन भी बोल दिया जाता है। इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, हाँ, एक्वस, एक सेकेंड, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। अब देखो, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि एक्वस सॉल्यूशन और जो हमारे पास में लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर अगर हम सॉल्वेंट की बात करें
तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, इथेनॉल, मतलब अल्कोहल के अंदर अगर हम देखें इथेनॉल हो सकता है ना, वाटर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर हम सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट हमारे पास में एक तो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं एंड गैस हो सकती है। यही हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगर हम बात करें तो एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है, लिक्विड सॉल्यूशन, यही हमारा पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है। अगर एक्वा सॉल्यूशन कई बार लिखा हुआ आता है तो इसमें फिर फिक्स हो जाता है हमारे पास में कि जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, वाटर ही होगा। सॉल्यूट तो फिर भी वही हो सकता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। बस यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है कि सॉल्वेंट एज वाटर हम लोग कंसिडर करेंगे। तो कहीं पर भी एक्वा सॉल्यूशन लिखा हुआ मिले, एक्वा सॉल्यूशन का मीनिंग यही होता है कि उसके अंदर वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर के ऊपर। ठीक, तो वेपर प्रेशर को हम लोग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। इसको नोट करो आप लोग, मैं रफ करता हूँ, है ना। चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कर दिया मैंने, करके आ रहा हूँ। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है वेपर प्रेशर। तो हेडिंग डालें आप लोग, वेपर प्रेशर। ठीक है। अब वेपर की स्पेलिंग पे आप लोग मत जाना कि कई बुक के अंदर VAPOUR लिखा होता है, VAPOR भी वेपर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इंग्लिश की क्लास तो ले ही नहीं रहे। चलिए, तो वेपर प्रेशर को हम लोग देखते हैं। अगर आपको किसी को पता है तो वेपर प्रेशर बता सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर को समझने से पहले हमें कुछ दो प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा, मतलब दो, ये मान लो कि प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा। देखो, मानो कि हमारे पास में ये एक कंटेनर है। ठीक, इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एक लिक्विड डाल दिया ये लिक्विड। ये जो लिक्विड है, ये ऐसा लिक्विड है, ये वॉलेटाइल लिक्विड है। अच्छा, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? वॉलेटाइल जो होते हैं वो इवेपोरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आप ये समझ सकते हो। और नॉन वॉलेटाइल जो होते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं, वॉलेटाइल जो होते हैं उनकी वेपर्स बनती है, जबकि नॉन वॉलेटाइल्स की वेपर्स नहीं बनती है। अभी धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे, टेक्निकल डेफिनेशन पे मत जाना, रटोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। चलो, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं। इस कंटेनर को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखें तो देखना यहाँ पे एक प्रोसेस होगा बहुत ही अच्छा सा। जैसे हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे धीरे धीरे कुछ क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे कुछ वेपर्स बननी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे कुछ वेपर्स आएगी इसकी। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड की वेपर्स जनरेट होगी। धीरे धीरे ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार अगर हम पानी की बोतल को बंद करके 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं, तो पानी की बोतल के जो ऊपर ढक्कन होता है उसके अंदर आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलती है। तो हम लोगों ने तो पानी को हीट ही नहीं किया था, तो फिर पानी वेपर के फॉर्म में कैसे चला गया? तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस प्रोसेस को नाम देते हैं इवेपोरेशन। वेपराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इवेपोरेशन में आप लोग एक्सटर्नल हीट नहीं देते हो, ठीक है, मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जबकि वेपराइजेशन में क्या होता है कि हम लोग एक्सटर्नल हीट देते हैं, उसको एक हीट देते हैं, उस वजह से सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो प्रोसेस आएगा, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इवेपोरेशन। क्या नाम देंगे? इवेपोरेशन। अब अगर हम दूसरा बात करें कि यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले लिक्विड होगा। ये लिक्विड जो है यहाँ पे लिख लेना कि ये वॉलेटाइल लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? वॉलेटाइल लिक्विड। तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे मतलब वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, हल्का हल्का इवेपोरेशन होगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होकर के यहाँ पे कुछ वेपर्स बन जाएगी। जब एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर वेपर्स बन जाएगी तो ये वेपर्स क्या करेगी इस वॉल पर, क्योंकि देखो इनके पास में एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी थी। जब इनके पास में इस लिक्विड को जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है इनके मॉलिक्यूल्स को, तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, अपना अट्रैक्शन ब्रेक करने की ट्राई करते हैं। और जब ये अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस में चले जाते हैं, वेपर्स में चले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी इनके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये क्या करेंगे, ये इस कंटेनर की वॉल पर क्या करेंगे, बार बार हिट करेंगे।
जब ये कंटेनर की वॉल पर हिट करेंगे यहाँ बार बार, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखो ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, तो ये हिट करेंगे ना, तो क्या होगा, इसकी वजह से ये कोलाइड करेंगे आपस में, इस वजह से ये वापस किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो गैसेस, जो वेपर्स बने थे, जो मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो चुके थे, अब वो वापस किस में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे एक सफिशिएंट अमाउंट की, एक फिक्स मतलब सफिशिएंट अमाउंट की वेपर्स बन जाती है, एक कैटेगरी आ जाती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाती है कि इसके बाद में वेपर्स इंक्रीज नहीं होगी, फिर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ये वेपर जो होती है वो वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब इस प्रोसेस को हम लोग देते हैं नाम कंडेंसेशन। क्या नाम देते हैं इस प्रोसेस को, हम लोग नाम देते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन एक वो प्रोसेस होता है जब एक कंटेनर के अंदर एक वोलेटाइल लिक्विड की एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर क्या बन जाती है, वेपर्स बन जाती है, तो वो वेपर्स क्या करती है, उस कंटेनर की वॉल पे हिट करती है। जब उस कंटेनर की वॉल से हिट करेगी, बार बार कोलाइड करेगी, उस वजह से वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो वेपर फॉर्म में होती है वो वापस किस में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब वोलेटाइल लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, और सबसे पहले स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, जब हम लोगों ने लिक्विड को फिल करके कंटेनर को क्लोज करके रख दिया है, उस टाइम पर इवेपोरेशन की रेट धीरे धीरे इंक्रीज होती है, तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास में यहाँ पे वेपर्स आ जाएगी, तो ये वापस से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, वेपर टू गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, और जैसे ही गैस में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे ध्यान रखना कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना को उतना वापस कंडेंसेशन होगा। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, या इस पॉइंट को नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। जब इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना का उतना लिक्विड, गलत बोल दिया, जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना का उतना वेपर वापस बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वो वापस क्या आता जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। वेपर प्रेशर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसी को मैं यहाँ पे इसके साथ में ही कुछ अगर मैं करूँ, देखो आपको शायद इतना तो दिख ही रहा होगा, मैं यही कर देता हूँ ना, हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये देखो डायग्रामेटिक कोई नहीं आपसे पूछेगा, आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिपेंडेंसी क्या होती है, किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है वेपरेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या होता है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये डायग्रामेटिक नहीं पूछेगा आपसे, ये आपको कोई ज़रूरी नहीं है, अगर याद भी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैनोमीटर बना देते हैं, ठीक है, ये मैनोमीटर बन गया हमारे पास में, इतना तो आपको लगता है मेरे को दिख जाएगा, यहाँ पे बोर्ड नहीं कटेगा। इसके अंदर हम लोगों ने मरकरी डाल रखी है, तो मैं यहाँ पे मरकरी फिल कर देता हूँ, ठीक है, ये मरकरी है। इस मरकरी का लेवल हम लोगों ने सेट कर रखा है, मरकरी का लेवल हम लोगों ने यहाँ तक सेट कर दिया। यहाँ पे क्या डाल रखी है, Hg डाल रखी है मरकरी। होगा क्या कि जैसे जैसे यहाँ पे वेपराइजेशन होगा ना, तो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर क्या करेंगे, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे इस मरकरी की लेयर पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ये, तो मरकरी का इस साइड से लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो मरकरी इस साइड से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी, और जितना ये नीचे आएगी, जितना ये ऊपर आएगी, हम उस लेवल को मेजर कर लेंगे, क्योंकि ये जो होती है वॉल्यूमेट्रिक होती है, मतलब कि इस पर हम ये बोल सकते हैं, मतलब आप एक नंबरिंग होती है कि कितना ऊपर जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लेवल को मेजर कर लेंगे, और हम ये देख लेंगे कि यहाँ पे जो वॉलेटाइल लिक्विड है इससे जो वेपर्स बनेगी, और ये जो वेपर्स इस लिक्विड के प्रेशर पर, इस लिक्विड पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वही क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने बाकी आपको लिखवा दूंगा। अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑन द सरफेस ऑफ, या फिर आप ये बोल सकते हो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड ओवर द लिक्विड सरफेस आर कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। सिंपल लैंग्वेज में, कोई टेक्निकल नहीं बोलते हैं, वापस बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, इस वोलेटाइल लिक्विड से जो वेपर्स बनेगी, ये वेपर्स जो इस लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, क्योंकि देखो नहीं ये प्रेशर ही लगाएगी, गैस तो कुछ ना कुछ लेयर पे प्रेशर लगाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर नाम देते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और इसमें बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें।
एक चीज़ ध्यान रखना, इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमेनन होता है। दो फिनोमेनन होते हैं, एक तो बल्क फिनोमेनन होता है और एक क्या होता है, सरफेस फिनोमेनन होता है। बल्क फिनोमेनन क्या होता है, सरफेस फिनोमेनन क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखो छोटा सा डायग्राम मैं बताता हूँ। आज हम लोग वेपर प्रेशर ही करेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। वैसे बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा है नहीं, देख लेंगे, टाइम बचेगा तो हम डिस्कस करेंगे। हाँ चलिए, तो हम यहाँ पे एक मान लेते हैं, ये हमारे पास में कंटेनर, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, जगह नहीं मिलेगी। ये मान लो। अब सरफेस फिनोमेनन और बल्क फिनोमेनन में क्या डिफरेंस होता है वो देखना ध्यान से। इवेपोरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे, हम उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, नीचे से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं उसका। हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत सिंपल सा नॉर्मल फंक्शन होता है कि एक सफिशिएंट इनके पास में एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं इन पर एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो कि डाउनवर्ड अट्रैक्शन लगेगा। ग्रेविटी का मत लगा देना। यहाँ पे जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये मॉलिक्यूल देखो, एक ये लेयर में बनाता हूँ, ध्यान से देखना, समझ गए होंगे, जो चतुर आदमी हो तो समझ जाएंगे। तो देखो, तो ये यहाँ से ये ऐसे बॉन्डिंग रहेगी, ऊपर से तो इनसे कोई बॉन्ड बना के नहीं रख रहा, लेकिन अगर मैं एक और लेयर बना दूँ नीचे, अब देखना, मैं जिस मॉलिक्यूल को मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, ये मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसको हर एक डायरेक्शन में अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये इजीली क्या नहीं कर पाएगा, इसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी देंगे, इसको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है। जबकि ध्यान से देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूँ, इस पर तो सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो इसको हल्की सी भी काइनेटिक एनर्जी देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये उस अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा, या फिर इधर लग रहा है या फिर इधर लग रहा है, तो उस अट्रैक्शन को क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ऐसे ही सारे के सारे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे एक हल्की सी उनके पास में एक सफिशिएंट अमाउंट में, जिससे कि अट्रैक्शन ब्रेक हो सके, उतनी काइनेटिक एनर्जी अगर उन्हें एनवायरनमेंट से मिल जाती है, तो वो क्या कर जाते हैं, वो बस वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस होता है। बल्क फिनोमेनन क्या होता है, बल्क फिनोमेनन होता है ये, जैसे वेपराइजेशन होता है, तो वेपराइजेशन में अगर हम, या फिर किसी पानी को अगर हम गर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें आप लोग जब वेपर्स बनती है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जाते हैं, इवन नीचे के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर जाते हैं, ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। वो पानी जो होता है वो ऐसा रोटेट होता रहता है, आप लोगों ने अगर ढंग से देखा हो पानी को गर्म करते हुए, तो वो होता है बल्क फिनोमेनन। और जो इवेपोरेशन होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, वो सरफेस फिनोमेनन होता है। अब सरफेस फिनोमेनन होता है, इसका मतलब कि हमारे पास में यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये किस पर डिपेंड करेगा, एक तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। दूसरा, कंटेनर पर भी डिपेंड करेगा, जितना छोटा कंटेनर होगा या फिर कंटेनर की जो सरफेस होगी उसके ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये दो डिपेंडेंसी होती है, एक तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है और एक स्ट्रक्चर ऑफ वेसल पर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ कंटेनर पर भी, या फिर सरफेस की जो स्ट्रक्चर होती है उस पर भी डिपेंड करता है। इस तरीके से आप लोग डिपेंडेंसी ऑफ इवेपोरेशन बता सकते हो। एंड कंडेंसेशन भी क्या होता है, कंडेंसेशन ये होता है जब वेपर जो होती है, जो लिक्विड की जो वेपर्स होती है, वेपर ऑफ दैट लिक्विड, ये क्या करनी जाती है, इनके पास में एक सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के, इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो होती है, ये यहाँ पर कोलाइड करती है, इस कोलाइड की वजह से यहाँ पे ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था, हम लोगों ने पूरा बेसिक देख लिया, समझ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, नोट डाउन करते हैं कुछ पॉइंट्स को। पहले आप इस मैनोमीटर के डायग्राम को कॉपी करो, फिर ये देखो और यहाँ पे लिखना कि सरफेस फिनोमेना। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सरफेस फिनोमेनन, या मैं आपको बाद में भी लिखा सकता हूँ, सरफेस फिनोमेनन, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसकी थ्योरी पोर्शन कवर कर सकते हैं, ठीक। तो ये था पूरा का पूरा वेपर प्रेशर, और हम लोग देखेंगे कि इस किस पर डिपेंड करेगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करो। तो हम बात करते हैं, कुछ थ्योरी पोर्शन लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात डिफाइन कर रहे हैं इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन, देखिए इवेपोरेशन होता क्या है, इसको हम लोग लिखें। देखिए, लाइक गैसेस liquid also have a certain kinetic energy,
and a certain kinetic energy and sorry, इसको आप ऐसे लिखना कि like gases liquid also have a certain kinetic energy at a given temperature, at a given temperature. ठीक है, आप गिवन को लिखना चाहो तो लिख लेना, एट अ टेम्परेचर या एट अ फिक्स टेम्परेचर आप लोग लिख लेना. एक टेम्परेचर पर उनके पास में एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होती है. अगर इसके अंदर हम लोग ये लिखेंगे इफ दे हैव अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी then they can break the attraction force. They can break the attraction force and escape to the empty space above the liquid and get converted into vapors. This process called as evaporation. इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इवेपोरेशन नाम देते हैं. ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था. अब अगर हम बात करें कि इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होता है, कि इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना. सो इट इज डिपेंड्स ऑन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज डिपेंड्स ऑन surface area and also surface structure. तो ये दोनों पर डिपेंड करेगा. तो सरफेस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा और एक सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो जितना ज़्यादा ब्रॉड सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा. पहली बात. दूसरा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. बताओ इवेपोरेशन क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीजेज. इवेपोरेशन क्या होगा? इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. तो जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे तो उनके पास में एक फिक्स और मतलब सर्टेन काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी और मॉलिक्यूल्स के पास में. तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इवेपोरेट होंगे. ठीक. और इसके अंदर आप लोग क्या लिख सकते हो? अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन की. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के अंदर हम लोग लिखेंगे, लिखो इन अ क्लोज कंटेनर. सही से लिख देता हूँ. इन अ क्लोज कंटेनर वेपर मॉलिक्यूल्स will collide with the wall of will collide with the, या on the लिखना ना, on the wall of the container and get converted into liquid state, into liquid. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कंडेंसेशन नाम देंगे. आ रही बात समझ? तो ये प्रोसेस हो गए हमारे पास में कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन. अब हम लोग बात करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है. तो देखो वेपर प्रेशर की हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं. द प्रेशर exerted on the surface of the liquid by the vapors of
वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड, वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग वेपर प्रेशर नाम देते हैं, राइट। तो ये कुछ डिफरेंस है आपको याद होनी चाहिए, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड वेपर प्रेशर होता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि स्टार्टिंग के अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है, ठीक है। इसी पॉइंट पर ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो, जब तक इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी तब तक हम लोग वेपर प्रेशर को कंसिडर नहीं करेंगे। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो हम लोग उसको वेपर प्रेशर के अंदर उस टाइम हम लोग वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। उससे पहले हम कभी भी वेपर प्रेशर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो वेपर प्रेशर कंसिडर करने की यही डिमांड होती है कि हमारे पास में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होना चाहिए बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। सारी बात समझे, तो आप इसको नोट करो, थ्योरी पोर्शन था, आप लोग स्किप करके देख सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे, एक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। एंड थोड़ा सा आप लोग ये लिख लेना कि वेपर प्रेशर जो होता है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक चीज़ पर, दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि इंटरेक्शन कितना ज़्यादा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन कितना ज़्यादा है। दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना। तो ये आप लोग लिख लेना। और ये किस पर डिपेंड नहीं करता कि वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमेनन नहीं है, इस वजह से ये ना तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा, ना ही सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। तो ये उन पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पर करता है, एक तो इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है, दूसरा इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दूसरा करेगा टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेना, मैं नहीं लिखवा रहा। अब सीधा हम लोग जंप कर रहे हैं क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशंस क्या होती है, ऑल्दो ये सिलेबस में तो आपके नहीं है, अगर हम बोर्ड एग्जाम के देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर नीट के अंदर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। बाई चांस इसमें से क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए मेंस के अंदर, तो आप लोग इसको हैंडल कर सकते हो। देखो, बहुत सिंपल सी इक्वेशंस है। अगर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो इक्विलिब्रियम में हम लोग एक ऐसी ही इक्वेशन को डिराइव करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इक्वेशन आती है लास्ट में, बट हाल फिलहाल हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। डेरिवेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। मान लो हमारे पास में कोई एक लिक्विड है x, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये यहाँ पे कुछ गैसेस के अंदर कन्वर्ट होगा। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट होगा। अब देखो, इसके लिए अगर हम डेल्टा V फाइंड करें तो देखो जो V फाइनल होगा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप ये लिख लेना कि V फाइनल माइनस वे क्या हो जाएगा, V इनिशियल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा V को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि PV इज इक्वल टू NRT, क्योंकि वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें फॉर वन मोल लिक्विड, अगर हम 1 मोल लिक्विड के लिए बात करें तो देखो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। यहीं अगर हम V निकालें तो V क्या हो जाएगा, RT अपॉन में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इस तरह यहाँ से हम लोगों ने देख लिया इस वैल्यू को। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो V फाइनल है माइनस V इनिशियल, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो डेल्टा V है ये हमारे पास में नियरली इक्वल हो जाएगा हमारे पास में। देखो V फाइनल बहुत ज़्यादा हम लोग मान के चल रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि Vx गैस जो है, यानी वॉल्यूम ऑफ x गैस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि V फाइनल इज़ इज़ मोर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू V इनिशियल। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा V जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, V फाइनल के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन ले सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स, यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं dg इज इक्वल टू vdp माइनस में s dt। ये एक इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें
तो यहाँ पे V वॉल्यूम हो जाएगा, P प्रेशर हो जाएगा, S जो होगा वो एंट्रोपी हो जाएगी, T जो है टेम्परेचर हो जाएगा और G जो है वो गिब्स एनर्जी हो जाएगी। और एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, एट इक्विलिब्रियम पर dg की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो अगर dg की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बताओ V डी पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, एस डी टी के इक्वल आ जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना, हम किसी भी रिएक्शन के लिए, क्योंकि देखो रिएक्शन में दो चीज़ें मिलेगी आपको, एक रिएक्टेंट मिलेगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में बनेगा, यानी दो फेज आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एंट्रोपी डिस्कस नहीं कर सकते, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप वॉल्यूम डिस्कस नहीं कर सकते। वहाँ पे आप क्या डिस्कस करते हो, वहाँ पे आप डिस्कस करते हो चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एंट्रोपी। तो आप यहाँ पे V यूज़ नहीं करोगे, ना ही डेल्टा S यूज़ करोगे। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर अ रिएक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर अ रिएक्शन, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं फॉर अ रिएक्शन, इसके लिए हम V या फिर S ये डिस्कस नहीं करते हैं या ये कंसिडर नहीं करते हैं, हम डेल्टा V और डेल्टा S को कंसिडर करते हैं। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा V डी पी इज इक्वल टू डेल्टा S डी टी, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से हम एक और चीज़ देखें, देखो डेल्टा S और डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। देखो डेल्टा S जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा H अपॉन में T, क्या होता है डेल्टा S, यानी एंट्रोपी जो होता है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी अपॉन में टेम्परेचर, ये हमारे पास में होता है। एंड डेल्टा P हम लोगों ने यहीं से निकाल रखा, सॉरी डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन में P हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा। पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, dP और dt के टर्म्स में ले आते हैं। तो देखो ये आएगा dP अपॉन में dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ऊपर डेल्टा S अपॉन में डेल्टा V, इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, dP अपॉन में dt इज इक्वल टू डेल्टा S की जगह हम लोग लिख देंगे डेल्टा H अपॉन में T, एंड यहाँ देखो यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर, और यहाँ अगर हम T और फिर ये आ जाएगा RT स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, RT स्क्वायर आ गया, इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये कुछ इक्वेशन बनेगी। देखो dP अपॉन में P इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा डेल्टा H डॉट dt डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर, ये कुछ इक्वेशन बनेगी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यही इक्वेशन जो है, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं। बाकी तो सारा का सारा आगे डेरिवेशन होता है, हम लोग इसको एक अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो यही है, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इज दिस। अब हम इसको आगे मॉडिफाई करते हैं और दूसरे तरीके से, तो बस मॉडिफिकेशन देखना है आपको। इसके अंदर आप लोग क्या कर लो, इसको के अंदर आप लोग कर लो इंटीग्रेशन ले लो इसका। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dP अपॉन में P इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर। बस आपको लिमिट लगानी है P1 से P2 और T1 से T2। यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ln, ठीक है, इसका तो डिफ्रेंशिएशन ये आएगा ln P, और P1 से P2 लिमिट लग जाएगी। और बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा H अपॉन में R, फिर यहाँ पे लग जाएगा 1 अपॉन T का स्क्वायर या 1 अपॉन T, और यहाँ पे क्या लग जाएगा T1 से T2। बस इसको आप लोग सॉल्व कर लो, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, इसको लॉग की वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दो। तो देखो log 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा P, ऊपर क्या आएगा P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू डेल्टा H। अच्छा, इसको चेंज करोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी 2.303 R, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा T1 का स्क्वायर, T1 माइनस T2, ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को अगर आप, ये इक्वेशन आपको याद है, अगर आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है तो ठीक, नहीं अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें चेंज क्या होता है, यहाँ पे हम लोग Kp और Kc के टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे K2 अपॉन में K1 आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेते हैं। बट आप लोग हाल फिलहाल ये इक्वेशन ध्यान रखना कि log 10 P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R T1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये इक्वेशन आती है। एक्चुअल में क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यही होती है, बट इसका ये मॉडिफिकेशन होता है। अगर आपको ये ढंग से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये कुछ ऐसी इक्वेशन है, देखना log 10 P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन में 2.303
आर ब्रैकेट में क्या आएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगर आप ये इक्वेशन याद रखोगे तो कुछ जो क्वेश्चन हैं वो सीधे डायरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये इक्वेशन याद रखो, इस इक्वेशन का फिर इंटीग्रेशन करके लॉग निकाल करके इस तरीके से आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इस इक्वेशन को आप कॉपी करो। फिर हम लोग मूव करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा। आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है मतलब इस वीडियो का। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बीपी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बहुत सिंपल है, देखना आप बताना मेरे को कि क्या होता है। मान लो ये हमारे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर हम लोगों ने एक ढक्कन लगा रखा है और इसके अंदर हम लोगों ने एक लिक्विड फिल करा है और टेम्परेचर है कुछ T = 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में है। आपको ये बताना है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। मैक्सिमम बुक्स या जो छोटी क्लास में आप लोग पढ़ते हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है ध्यान रखो, हम उसको नहीं बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर के पॉइंट पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, हम इसके अंदर कुछ चेंज करते हैं। देखना ध्यान से, देखो जब हम इसको गर्म करेंगे, जब हम इसको हीट देंगे, है ना, बॉईल करना स्टार्ट करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ पे इसकी कुछ वेपर्स बनेगी क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड होगा, है ना। तो वोलेटाइल लिक्विड की कुछ वेपर्स बनेगी। ये वेपर्स क्या करेगी, इस लिक्विड के सरफेस पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पी इंटरनल, ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर ही तो होगा ये। जो वेपर्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम लोग वेपर प्रेशर नाम देते हैं। और इसके बाहर का प्रेशर जो है वो पी एक्सटर्नल। वेपर प्रेशर मान लेते हैं कि 0.5 atm आया और पी एक्सटर्नल हमारे पास में 1 atm आया, यानी 1 atm होता है बाहर का। क्या बताओ ये T 25 डिग्री जो है, डिग्री सेल्सियस जो है, क्या ये इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक पी एक्सटर्नल और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर नहीं है। जब तक पी एक्सटर्नल एंड वेपर प्रेशर बराबर नहीं हो जाते तब तक हम उस टेम्परेचर के पॉइंट को कभी भी एज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कंसिडर नहीं करते हैं। हम तभी कंसिडर करेंगे जब पी एक्सटर्नल और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड हमेशा क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस टेम्परेचर को हम लोग किस टेम्परेचर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, एज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। आ रही बात समझ में? तो यही डेफिनेशन होती है कि बॉइलिंग पॉइंट, आप ये लिख सकते हो कि टेम्परेचर एट विच एक्सटर्नल प्रेशर is equal to external pressure and vapor pressure of a liquid equal that temperature point, ये लिख सकते हैं हम लोग, that temperature point is called as boiling point of liquid। उसी पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाम देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट दो तरीके से होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक आता है हमारे पास में नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ये लिख लेना कि दिस इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज वेपर प्रेशर is not equal to what, P external। देखो एक तो होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, एक आता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम बात करें तो जो प्रेशर होता है वो 1 बार हम लोग यूज़ करते हैं, और जो बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे हम लोग प्रेशर क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर यहाँ यूज़ करते हैं 1 atm। मतलब कि सिंपल सा है, देखो सॉरी, अगर हमारे पास में ये बोला जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है, आप ये लिखो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आप प्रेशर यूज़ करोगे वो 1 बार में यूज़ करोगे, यानी जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो कितना होगा, वो 1 बार का होगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है देन हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सॉरी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, 1 ATM यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ ये याद रखना, बस स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है तो 1 बार होता है जो भी प्रेशर होता है वेपर प्रेशर, और जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है तब वेपर प्रेशर हम लोग ATM में फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। मान लो हमारे पास में ये लिक्विड है, इस कंटेनर में हम लोगों ने एक लिक्विड डाल रखा और इस कंटेनर के ऊपर हम लोगों ने एक पिस्टन लगा रखा है। इस पिस्टन से ऊपर हम लोग एक कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। मान लो ये 1 ATM है, अभी इसका अंदर वाला टेम्परेचर कितना, या सॉरी प्रेशर कितना है, 1 ATM, 0.5 ATM है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, मान लो टेम्परेचर इज गोस टू T1 है, ये T1 बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि P एक्सटर्नल और ये बराबर नहीं है। लेकिन यहीं अगर हम इस P एक्सटर्नल को क्या कर दें, कम कर दें, या फिर इस वेपर प्रेशर को बढ़ा दें, मान लो कि कुछ करने से यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो क्या हो गया, वो बराबर हो गया। यहाँ पे 1 ATM आ गया और यहाँ पे भी कितना आ गया, 1 ATM। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर आएगा, ये टेम्परेचर जो भी T2 टेम्परेचर होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। या आप ये बोल सकते हो, देखो जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे या फिर प्रेशर डिक्रीज़ करोगे, देखो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाओगे तो यहाँ पे इंटरनल प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी वेपर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा P एक्सटर्नल होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, जितना कम P एक्सटर्नल होगा उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिंपल सा, प्रेशर बढ़ाते जाओगे। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो हमें वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा करवाना पड़ेगा। वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा करवाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो टेम्परेचर का रेंज ऊपर चढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हो। एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं डिस्कस करता हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे सीधा डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा या कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। हम वेपर प्रेशर को किस तरीके से इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा केस देता हूँ, फिर हम क्लास को एंड अप करते हैं। ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो गई आज की, और जो बच्चा अभी लास्ट तक देख रहा है उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू। मान लो कि हमारे पास में ये पूरा का पूरा प्योर वोलेटाइल सोल्यूट है, वोलेटाइल, ठीक है, ये सॉल्वेंट या सोल्यूट कुछ भी मान लो, ये वोलेटाइल पूरा का पूरा है, ठीक है, सॉल्वेंट मान लो इसको, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, ढक्कन लगा रखा है, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर T1 आएगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर क्या डाल दें, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें, NVS का मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देता है, ये वोलेटाइल सोल्यूट मान लेना, सॉल्वेंट मत मानना इसको, सोल्यूट। अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो यहाँ पे बताओ क्या होगा। देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो होगा वो कभी भी वेपराइज नहीं होगा, तो वेपराइज नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो इसके पास में पूरा सरफेस मिला था तो इजीली वेपराइज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको इजीली सरफेस नहीं मिलेगा, बहुत जगह ये रेड डॉट्स आ जाएंगे, तो ये रेड डॉट्स जो होंगे वो वेपराइज नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो वेपराइजेशन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर्स कम बनेंगे, तो यहाँ पे जब वेपर्स कम बनेंगी तो बताओ क्या होगा, P इंटरनल कम हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, P एक्सटर्नल बढ़ जाएगा, तो यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर आएगा दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, या फिर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है, लिख देता हूँ आप लोग भूल जाओगे मेरी तरह, इसका वेपर प्रेशर तो क्या है और इसका वेपर प्रेशर, दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। भाई देखो अगर इंटरनल वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब इंटरनल क्या वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा ना, तो इसका मतलब ज़्यादा वेपर्स बन रही है, तो हमें ज़्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी, थोड़ी हीट देंगे तो वो एक टेम्परेचर आ जाएगा जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। लेकिन सोच के देखो कि वेपर प्रेशर ही बहुत धीरे धीरे हो रहा है, जब वेपर प्रेशर धीरे धीरे होगा, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा, यानी वेपर्स कम प्रोड्यूस होगी, तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस हो। जब ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होगी तो
तभी तो पी एक्सटर्नल से बराबर आ पाएगा, तो टेम्परेचर राइज होता जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर जिसका कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा बॉइलिंग पॉइंट समझ सकते हो। हम लोग बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को घटा सकते हैं, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करो, वेपर प्रेशर में भी चेंजेस आ जाएंगे, वेपर प्रेशर में चेंजेस आएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंजेस आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा हो गया है लेक्चर, हम लोग ये बोल सकते हैं, बट हाँ पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लेक्चर है। इसके अंदर आपको एक भी चीज़ भी ऐसे नहीं है जो कि आपके काम के लायक नहीं है। हर एक चीज़ आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करेगी, अलग टाइप का नॉलेज प्रोवाइड करेगी। अगर आपको कुछ भी चीज़ में डाउट था वो ये डाउट क्लियर कर सकता है ये वीडियो आपका। और भी कोई डाउट रह जाता है बाई चांस, अगर क्लियर नहीं हो पाता किसी स्टूडेंट का डाउट, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इवन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम आपको डेली कुछ ना कुछ असाइनमेंट देते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जो लोग नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम लोग असाइनमेंट देते हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जो सारी की सारी डिटेल्स हैं, जो भी सारी की सारी सोशल अकाउंट्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर कोई टीचर देख रहा है तो प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर में एंटर करने वाले हैं जो कि है राउल्ट्स लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, किस तरीके से हम लोग राउल्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ को डाल्टन लॉ से हम लोग किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं या फिर इक्वल कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शंस भी देखेंगे। अब फाइनली नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में एंटर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।